हेलो, नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे सोनम वांगचुक के बारे में, लद्दाख हिंसा के आरोपी जिन्हें बनाया गया है। चलिए माँ सरस्वती के आशीर्वाद से इस वीडियो को शुरू करते हैं। कौन है सोनम वांगचुक? वांगचुक कहिए, वांगचुक कहिए। इनके ऊपर एक मूवी आई थी, थ्री इडियट। उन्हीं के बाद से इनका नाम पूरे भारत में हो गया था, थ्री इडियट। एक इडियट व्यक्ति ने बनाई थी, आमिर खान ने। ठीक है। उन्होंने 1,000 करोड़ रुपया लगभग इनकी मूवी से कमाया था और 1 रुपया भी इन्हें नहीं दिया था। इसीलिए मैंने उन्हें इडियट बोला। लेकिन थ्री इडियट से इन्हें पहचान मिली, सोनम वांगचुक को। और लद्दाख में जो हिंसा हुई उसके लिए कैसे सोनम वांगचुक दोषी हैं, आइए उसको जानते हैं। क्या वास्तव में ये दोषी हैं, विलेन हैं या हीरो हैं? इन्होंने हिंसा भड़काई या उसको कम करने का प्रयास किया? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। 9 भाषाओं का ज्ञान है इनके पास। फेल हुए बच्चों को स्कूल में दिलाते हैं दाखिला। थ्री इडियट्स वाले सोनम वांगचुक की कहानी। सोनम वांगचुक, जिन पर आमिर खान की थ्री इडियट्स फिल्म का किरदार आधारित था, इन दिनों लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर के चर्चा में है। आंदोलन हिंसक होने के बाद सरकार ने उन्हें जिम्मेदार ठहराया, उनके एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। सोनम वांगचुक के बारे में खास बातें, उनके डिजाइन के आइस स्तूप में माइनस तापमान में भी महीनों तक पानी रहता है। उन्होंने एक घर बनाया है, आइस स्तूप बनाया है, जिसमें माइनस तापमान में भी महीनों तक पानी रह सकता है। उनके स्कूल में, आप स्कूल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उनके स्कूल में उन बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलती है जो सरकारी स्कूल में फेल हुए हों। फार्म स्टेज लद्दाख नाम की परियोजना शुरू की, जिसके तहत पर्यटक स्थानीय परिवारों के साथ रह सकते हैं। इस परियोजना का संचालन महिलाएं करती हैं। 2018 में उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। भीषण सर्दियों में पानी की उपलब्धता के लिए आइस स्तूप की संरचनाएं विकसित की, जिनमें महीनों तक पानी रह सकता है। इनका जन्म, यदि जन्म के बारे में बात करें तो बेहद साधारण जीवन शैली अपनाने वाले सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लेह में हुआ था। उनके पिता सोनम वांग्याल और मां तेजरिंग वांगमोह, और पिता राज्य सरकार में मंत्री भी रहे थे। जन्म के समय उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। ऐसे में 9 साल की उम्र तक सोनम की देखरेख, उनकी पढ़ाई उनकी मां ने लद्दाखी भाषा में कराया। बाद में उन्होंने श्रीनगर के एनआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग के दौरान ही वह बच्चों को पढ़ाने भी लगे तो उन्होंने सरकारी शिक्षा की कमियों का पता चला। इसके बाद उन्होंने इसमें सुधार के लिए ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। फिर 1988 में शैक्षिक सांस्कृतिक आंदोलन SECMOL के शुरू किया, साथ ही पहाड़ी इलाकों में पर्यावरण के अनुकूल घर डिजाइन किया। एक कार्टून है आपके सामने। इस कार्टून को बनाया है सतीश आचार्य ने, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें हीरो माने या आप इन्हें देशद्रोही घोषित करें। जब ये मोदी जी का नारा लगा रहे थे 2019 में, जब लद्दाख को J&K से अलग करके उसे यूटी घोषित किया गया था, उस समय सोनम वांगचुक मोदी मोदी कह रहे थे। और तब इन्हें, देखिए, कमल अर्थात बीजेपी इन्हें 24 कैरेट सोनम या 24 कैरेट सोना कहती थी। सोनम को कौन? बीजेपी। लेकिन जब इन्होंने लद्दाख के स्टेटहुड की बात उठाई, अर्थात कि राज्य का दर्जा दे दिया जाए लद्दाख को, तब इन्हें क्या कहा गया? चाइना का माल कहा गया। इन्हें देशद्रोही बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया,
बांग्लादेशी बताया गया। यही है इनका कार्टून। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो सोनम वांगचुक का प्रकृति से गहरा लगाव है। सोनम को प्रकृति और पर्यावरण से बेहद लगाव रहा। उन्होंने अपना घर बनाने के लिए स्थानीय मिट्टी, पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने घर में सोलर हीटिंग सिस्टम और इंसुलेटेड मिट्टी और पत्थर का इस तरह से इस्तेमाल किया कि -30 डिग्री सेल्सियस में भी उनका घर गर्म बना रहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर को छोटे वर्कशॉप, सौर ऊर्जा और वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट को लाइव डेमो के रूप में दिखाने के तौर पर विकसित कर रखा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। इस हिंसक में 4 लोगों की जान चली गई थी और उपद्रवियों ने भाजपा कार्यालय को आग लगा दी थी। हम यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। सरकार ने इस हिंसा के लिए जलवायु के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। अगले दिन उनके एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया, अर्थात जो विदेशों से इनके एनजीओ को पैसे मिलते थे, फंडिंग होती थी, वह बंद हो गया। वहां की उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इसे सुनियोजित साजिश बताया। इन सब के बीच वांगचुक ने कहा कि इस मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाया जाए। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक अपनी मांग को उठाने के लिए गांधीवादी रास्ता शुरू से ही अपनाए हुए हैं और जब यह हिंसा भड़की तब भी वह लगातार 13 दिन से भूख हड़ताल पर थे। उसके पहले जब 13 दिन से भूख हड़ताल पर थे तब इनकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया और जब वहां पे कुछ उपद्रवियों ने इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए बीजेपी के मुख्यालय को जला दिया, कार्यालय को जला दिया और सीआरपीएफ की एक गाड़ी को जला दी, तब सबकी निगाहें चली गई और सब लोगों ने सुनियोजित साजिश बताया। यदि यह सुनियोजित साजिश है, क्या आपका सिक्योरिटी फेलियर नहीं है? बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, क्या होम मिनिस्ट्री का सिक्योरिटी फेलियर नहीं है कि आपको पता है कि सुनियोजित साजिश है, तो उसके पहले आप क्या कर रहे थे? लेह में अचानक हिंसा क्यों भड़की? तो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। इसमें जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और इन सब को लेकर के सरकार, वहां लद्दाख के लोग काफी प्रसन्न थे कि चलिए हमें जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया, अब हमें भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पिछले साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन भी हो गया और दूसरी ओर राज्य पुनर्गठन के साथ ही लद्दाख में इस केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी और इसी के साथ साथ यह हिंसा भड़क गई। लद्दाख को संविधान की छठवीं अनुसूची, अभी हम लोग जानेंगे कि छठवीं अनुसूची क्या है, में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 35 दिनों के धरने का ऐलान किया था। 10 सितंबर से सोनम वांगचुक लद्दाख एपेक्स बॉडी के 15 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर थे। बताइए, 10 सितंबर से हड़ताल पर थे, तब किसी की नजर वहां पर नहीं गई। छोटा सा राज्य है, उसके बाद भी वहां के उपराज्यपाल को पता चल गया बाद में कि साजिश है, लेकिन ये नहीं पता चला कि इतने लोग अनशन पर बैठे हैं। मंगलवार को एलएबी के 2 कार्यकर्ताओं की हालत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार को लेह बंद का ऐलान किया गया। बंद में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और मार्च निकाला। युवाओं ने भाजपा व हिल काउंसिल के मुख्यालय में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस व सुरक्षा बलों ने बल का प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के कार्यालय में आग लगा दी। अब हम समझेंगे कि क्या है छठी अनुसूची। कुछ आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषद का प्रावधान करती है छठी अनुसूची। वर्तमान में यह अनुसूची में 4 राज्य लागू हैं,
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, एएमटीएम बोलते हैं इसे, एएमटीएम, अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम परिषद को भूमि, वन, रीति रिवाज पर कानून बनाने का अधिकार है। इसका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, भूमि अधिकारों और स्वशासन की रक्षा करना है। इसे लद्दाख में लागू करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे विस्तार से समझ लेते हैं कि सोनम वांगचुक का प्रदर्शन मुख्यतः 4 मांगों को लेकर रहा। इसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य की दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, लेह और कारगिल 2 अलग लोकसभा सीटें और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण की मांग शामिल है। इसमें सबसे ज्यादा जिस मांग की बात हो रही है वह है संविधान की 6वीं अनुसूची। दरअसल पूर्वोत्तर आदिवासियों के अलग जीवन और दृष्टिकोण को बचाने के लिए संविधान सभा ने इस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासनिक ढांचा दिया। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था करती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में प्रशासित किया जाना है। छठी अनुसूची के प्रावधान के तहत राज्य के राज्यपाल को स्वायत्त जिला और स्वायत्त क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाइयों के रूप में क्षेत्रों का निर्धारण करने का अधिकार होता है। छठी अनुसूची के पैरा 2(1) में बताया गया है कि हर स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होगी जिसमें 30 सदस्य होंगे। इसमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे जबकि बाकी मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। छठी अनुसूची ने उन्हें कुछ कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां प्रदान की ताकि उन्हें अपनी भूमि के कानून बनाने, अपने वनों को प्रबंधन करने और पारंपरिक मुखियाओं और प्रधानों की नियुक्ति, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, सामाजिक रीत रिवाज का अधिकार प्राप्त। ये थी छठी अनुसूची। आपने सोनम वांगचुक के बारे में जाना, उनके आंदोलन के बारे में जाना, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जाना। अब आपको निर्णय करना है कि क्या वो देशद्रोही हैं या हीरो हैं देश के। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।